हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और स्वागत है आपका पेंडुलम मीडियो पे। और आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 1 और 2 जून के। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ हैं। सबसे पहले देशव्यापी अनलॉक का पहला चरण आज से प्रारंभ। तो देशव्यापी अनलॉक का पहला चरण आज से प्रारंभ हो गया है। इसके तहत पूरे भारत में अधिकांश गतिविधियों को फिर से खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। और ये जो अनलॉक 1 है, ये 3 चरणों में धीरे धीरे देश को अनलॉक करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और उसी के हिसाब से ये अनलॉक होगा। और ये 1 जून से लेकर 30 जून तक रहेगा। और अब केवल प्रतिबंधित क्षेत्र जो हैं, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, वहाँ पर ही लॉकडाउन सीमित रहेगा। इसी बीच कई राज्यों ने अनलॉक 1 या लॉकडाउन के 5वें चरण के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो पूरे देश भर में अभी भी परमिट नहीं है, जैसे कि जिम नहीं खोले जाएंगे, मॉल्स नहीं खोले जाएंगे, थिएटर्स वगैरह हैं वो नहीं खोले जाएंगे, और इंटरनेशनल जो ट्रैवलिंग है वो भी नहीं होगी। ठीक है। और जो ये 3 चरणों में होगा धीरे धीरे, उसमें जैसे 8 जून से काफ़ी चीज़ें खोली जाएंगी, लेकिन उसके लिए जो दिशा निर्देश हैं, जो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स हैं, उसको जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो जारी करेगी। उसके बाद ज्ञातव्य है कि कोविड-19 महामारी के कारण 25 मार्च से अब तक देश में 4 बार लॉकडाउन हो चुका है, जिसके 4 चरण पूरे हो चुके हैं 31 मई तक। चलिए इससे जुड़ा हुआ हम एक प्रश्न भी देख लेते हैं। देशव्यापी अनलॉक का पहला चरण कब से प्रारंभ होगा? तो यह 1 जून 2020, 8 जून 2020, 30 जून 2020 या 16 जून 2020। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है कि 1 जून 2020 से देशव्यापी अनलॉक का पहला चरण शुरू होगा और ये 30 जून तक रहेगा। अगली न्यूज़ देखते हैं। केंद्र सरकार ने मुद्रा शिशु ऋण की घोषणा की है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसाय और कुटीर उद्योगों के लिए मुद्रा शिशु ऋण की घोषणा की है। इस ऋण योजना के तहत लघु व्यवसाय और कुटीर उद्योगों के लिए 1500 करोड़ की राशि कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत 1 लाख लाभार्थी 1 वर्ष के लिए 2% की ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही सड़क किनारे फेरी वालों के लिए 5000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा सरकार ने की है। इसके तहत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से 10,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समूह के विस्तार की बात की है। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समूह के विस्तार की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जून में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित करते हुए इसे सितंबर माह में कराने का विचार रखा है। साथ ही उन्होंने इस समूह में अन्य महत्वपूर्ण और उभरते लोकतंत्रों को शामिल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। इस समूह में उन्होंने रूस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत को आमंत्रित करने की योजना बना रहे हैं। और इसमें रशिया पहले G7 का पार्ट था, उसके बाद वो बाहर हो गया और फिर से उसको वापस से G7 में जोड़ने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो देख लेते हैं G7 समूह है क्या। ये एक समूह है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसके जो सदस्य हैं वो फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, जर्मनी, अमेरिका और यूके हैं। और वर्ष 2020 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका इस समूह के अध्यक्ष हैं। तो चलिए अब इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका ने G7 समूह में किन देशों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दैट इज उपरोक्त सभी। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। और इस उपलक्ष्य पे भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और विश्व दुग्ध दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, दैट इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह दिन वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को बताता है। विश्व दुग्ध दिवस पहली बार वर्ष 2001 में मनाया गया था। तो चलिए इसी से जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हर साल डैश को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? 1 जून, 5 जून, 10 जून और
15 जून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ब्रिटेन ने 10 लोकतंत्र देशों का एक नया संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन ने 10 लोकतांत्रिक देशों का एक नया संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस संगठन का नाम होगा D10 या फिर डेमोक्रेसी 10। ये एक इम्पॉर्टेंट है। एंड इस समूह में कौन कौन शामिल होगा? इस समूह में G7 के देश शामिल होंगे जिसमें UK, US, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा शामिल हैं। साथ ही में भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होंगे। तो टोटल 10 डेमोक्रेसी का ये समूह होगा और इस समय समूह का जो लक्ष्य है वो है कि जो महत्वपूर्ण 5G तकनीकी उपकरणों हैं उसके लिए चीन पर जो निर्भरता है उसको कम से कम करना है। और सिर्फ 5G के लिए नहीं, अन्य जो प्रौद्योगिकी हैं उनके लिए वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं का निर्माण करने के लिए अन्य देशों के लिए को एक मंच पर लाना भी है। जो चाइना की जो कंपनी है हुई, उसको इस चीज़ से बाहर रखना है। और बात करें अगर ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम पश्चिमोत्तर यूरोप में एक द्वीप राष्ट्र है। यह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से बना है। तो आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये वेल्स है, ये इंग्लैंड है और ये स्कॉटलैंड है। और इस पूरे इन चारों जगहों से बना के मिलकर जो है यूनाइटेड किंगडम बनता है। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने D10 समूह बनाने का प्रस्ताव दिया है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कि ब्रिटेन ने D10 समूह बनाने का प्रस्ताव दिया है। एक और इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। D10 समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं होगा? तो जर्मनी, फ्रांस, जापान और चीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कि चीन शामिल नहीं होगा क्योंकि इस समूह का जो पर्पस है वो यही होगा कि चीन पर जो निर्भरता है 5G टेक्नोलॉजी और बाकी टेक्नोलॉजी के लिए, उसकी जो निर्भरता है उसको कम से कम किया जाए। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। भारत सरकार ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड योजना को रोल आउट करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। तो हाल ही में भारत सरकार ने वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड योजना को रोल आउट करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। यह योजना परस्पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों, मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने और इस दिशा में वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक रूपरेखा पर केंद्रित है। यह योजना भारत द्वारा सह स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी सहयोग ले सकती है। इस योजना के तहत भारत को बीच में रखते हुए सौर स्पेक्ट्रम को आसानी से 2 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसमें सुदूर पूर्व में म्यांमार, फार ईस्ट में म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया आदि जैसे देश शामिल हैं, जबकि सुदूर पश्चिम, मध्य पूर्व और अफ्रीकी क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली 2 व्यापक क्षेत्रों में बांटा गया है, फार ईस्ट और फार वेस्ट। फार ईस्ट में म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया जैसे देश शामिल हैं और फार वेस्ट में जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के एरिया है, वो कवर होगा। इस प्रस्तावित एकीकरण योजना के द्वारा सभी भाग लेने वाली संस्थाओं की परियोजना लागत में कमी आएगी व दक्षता में वृद्धि होगी। बात करें अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा का उचित उपयोग कर परंपरागत ऊर्जा के उपयोग में कमी लाना है। जो कोयला और जो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, इन सब से जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कम से कम करना है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, स्पेशली जो सोलर एनर्जी है, उसके जो उपयोग को बढ़ावा देना है। वर्तमान में इसमें 67 सदस्य देश
शामिल हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसकी जो परिकल्पना है, इसका जो प्रपोजल है वो दिया गया था आपका जब पेरिस समझौता हुआ था 2015 में। इससे जुड़ी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना को रोल आउट करने के लिए किस देश ने हाल ही में बोलियां आमंत्रित की हैं? तो भारत, ब्राज़ील, स्पेन या वियतनाम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दैट इज भारत। और क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2011, 2013, 2015 या 2017। तो इसका सही उत्तर है 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अस्तित्व में आया था। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। नासा का स्पेस एक्स डेमो 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। तो हाल ही में नासा के स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से एक चालक दल ड्रैगन अंतरिक्ष यान ले जाने के लिए लॉन्च किया गया है। और यह ISS के लिए निजी क्षेत्र की वाणिज्यिक कंपनी स्पेस एक्स की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान है। इससे पहले भी जो स्पेस एक्स है उसने अपना जो है भेजा था, इक्विपमेंट भेजा था, स्पेसक्राफ्ट भेजा था, लेकिन उसमें एक डमी गया था, उसमें कोई ह्यूमन नहीं गया था, मानव नहीं गया था। तो पहली बार कोई जो है इस स्पेसक्राफ्ट में गया है अंतरिक्ष उड़ान के लिए, ISS के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है स्पेस एक्स कंपनी के लिए। एंड इस अंतरिक्ष यान में नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेंकन और डगलस हर्ली अंतरिक्ष में गए हैं। हर्ली और बेंकन नासा के सर्वाधिक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं और हर्ली को इस मिशन का कमांडर बनाया गया है। वे क्रू ड्रैगन का परीक्षण करेंगे और ISS के निवास स्थान में वर्तमान में उपस्थित 63 अंतरिक्ष स्टेशन के चालक दल के साथ अनुसंधान का संचालन करेंगे। और 2011 के बाद कोई अंतरिक्ष यान अमेरिकी धरती से अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष में गया है। और यदि ये डेमो 2 मिशन जो है अगर ये सफल होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि ये जो नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है उसका एक पार्ट है। और अगर ये सफल होता है तो नासा फिर अपने खुद के स्पेसक्राफ्ट में बेसिकली अमेरिका अपने खुद के बेस जो स्पेसक्राफ्ट है उसमें लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा सकेगा। और जो रशिया पे जो उसकी डिपेंडेंसी है, क्योंकि अभी तक रशियन स्पेसक्राफ्ट में जाते थे, तो वो जो रशिया पे डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन में किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्री स्पेस में गए हैं? तो भारत, अमेरिका, चीन या जापान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अगली न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ सरकार लाख की खेती को कृषि का दर्जा देगी। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने यह घोषणा की है कि वो लाख की खेती को कृषि का दर्जा देगी। और इससे क्या फ़ायदा होगा? एक बार लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिल जाने से लाख उत्पादन से जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसानी से ऋण ले सकेंगे। और छत्तीसगढ़ भारत में लाख के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। लाख एक प्रकार का रेजिन है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, विशेषकर आभूषण बनाने में। परंपरागत रूप से पलाश, कुसुम और बेरी के पेड़ों पर उत्पादकों द्वारा लाख की खेती की जाती है। लाख केरिया लाका नाम कीट से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ मध्य भारत का एक विशाल वनाच्छिद्र राज्य है जो अपने मंदिरों और झरनों के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी रायपुर है और अभी वर्तमान में इसके राज्यपाल जो हैं अनुसुईया उइके हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल हैं। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य की सरकार लाख की खेती को कृषि का दर्जा देगी? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और पंजाब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि है छत्तीसगढ़। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ASI ने वियतनाम के चाम मंदिर परिसर में 9वीं शताब्दी का शिवलिंग प्राप्त किया। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है न्यूज़ है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से आर्ट एंड कल्चर की सेक्शन में एक क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वियतनाम के चाम मंदिर परिसर में पुनर्स्थापना के काम के दौरान 9वीं शताब्दी का शिवलिंग प्राप्त किया है।
चाम मंदिर परिसर वियतनाम के क्वांग नामक प्रांत में माई सन, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, उसका एक हिस्सा है। तो जो बेसिकली जो क्वांग नामक जो प्रांत है उसमें माई सन जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर है, चाम मंदिर जो है उस परिसर का उसका एक हिस्सा है चाम मंदिर। इसे 9वीं शताब्दी ईस्वी में राजा इंद्रवर्मन द्वितीय के शासनकाल में उसी क्षेत्र में प्रसिद्ध ढोंग डोंग बौद्ध मठ के साथ सहयोग से बनाया गया था। यह दोनों देशों के बीच सभ्यतागत जुड़ाव को रेखांकित करता है और ये भारत की विकास साझेदारी का एक महान सांस्कृतिक उदाहरण भी है। बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो ये संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी एक भारतीय सरकारी एजेंसी है। यह भारत के पुरातात्विक अनुसंधान और देश में सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण और उनके प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस देश में 9वीं शताब्दी का शिवलिंग प्राप्त किया है? श्रीलंका, जापान, वियतनाम और लाओस। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, जो कि वियतनाम है। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को हर साल मनाया जाता है। ये वार्षिक अभियान लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए तंबाकू उत्पाद का उपयोग कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 1987 में इस दिन को प्रभाव में लाया गया था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का विषय युवाओं को इंडस्ट्री के बहकावे से बचाते हुए उन्हें तंबाकू और निकोटीन का उपयोग करने से रोकना है। 2019 में तंबाकू निषेध दिवस का जो विषय था वो था तंबाकू और फेफड़े का स्वास्थ्य, और 2018 में ये था तंबाकू और हृदय रोग। WHO के अनुसार हर साल दुनिया भर में तंबाकू का उपयोग करने से 8 मिलियन से अधिक लोग की मृत्यु हो जाती है। किसी भी प्रकार के तंबाकू के सेवन से फेफड़ों की क्षमता कम होती है और श्वसन रोगी की गंभीरता बढ़ जाती है। और जो टोबैको इंडस्ट्री है वो बेसिकली नए नए फ्लेवर्स में और विभिन्न प्रकारों में वो तंबाकू और निकोटीन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और जिससे युवा जो होते हैं वो बहक जाते हैं और वो उसका इस्तेमाल करते हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2019 का विषय क्या था? तंबाकू और गले का स्वास्थ्य, तंबाकू और फेफड़े का स्वास्थ्य, तंबाकू और हृदय का स्वास्थ्य और तंबाकू और मुंह का स्वास्थ्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2019 का विषय था तंबाकू और फेफड़े का स्वास्थ्य। अगली न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल का शुभारंभ। तो हाल ही में IT मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, जो कि राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल, उसका शुभारंभ किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य स्कूली छात्रों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना है। इस पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय और IT उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन और IT उद्योग के नासकॉम द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर संचालित किया जाएगा। यह पोर्टल भारत में AI से संबंधित विकास के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। इस पोर्टल के द्वारा दस्तावेजों, केस स्टडी, अनुसंधान रिपोर्ट आदि को भी साझा किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जो अभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका एक हिस्सा है, बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी इस समय की ज़रूरत है। और इस तरह का जो पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया है ये उस दिशा में एक अच्छा कदम है। तो चलिए अब इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल का संचालन करेगा? नासकॉम, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, CII, A और B दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दैट इज A और B दोनों। नासकॉम और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल को संचालित
करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो डेली करंट अफेयर्स हैं 1 और 2 जून के, उनको हमने पढ़ा। उसके साथ ही हमने कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करे। आपको ये सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें टू रिसीव नोटिफिकेशंस। और रोज़ाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो करें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, डेली करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए अच्छे से। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।